नमस्कार। सबसे पहले मैं जन सुलभ पुस्तकालय की, अर्पण जी की और उन सभी प्रिय आदरणीय वक्ताओं की हृदय से आभारी हूँ जिन्होंने 29 नवंबर को इतने दिनों तक बेहद सुंदर स्मृतियों के झुरमुट के बीच मनाया। इस झुरमुट के उस पार नवीन जी यानी मेरे पिता उस पेड़ के नीचे खड़े होंगे जहां पहुंचने के लिए वे मुद्दत से चल रहे थे। हरे घनेरे में डूबा धरती का बूढ़ा चेहरा कांपता हुआ उन्हें देखता रुका है। आसमान में उनके आगमन के बाजे बज रहे हैं। मेरे पिता को किस्सा गोई का बहुत शौक था। उन्होंने जितना लिखा नहीं है उससे ज्यादा कहा है। गर्मियों की तीखी धूप वाली दोपहरें हों या सर्दियों की ठंडी शामें या बारिशों की बोझल रातें, पापा किस्से सुनाने से कभी नहीं चूकते और किस्सा भी ऐसे नहीं सुनाते कि वो बस किस्सा भर लगे। बिना कैमरे और तकनीकी सावजो सामान के दृश्य सामने खड़ा कर देते। उनके साथ रहते हुए मैं जाने कितने जीवन जी गई और कितने जीवन मर गई, याद नहीं। वे वास्तविकता और अवास्तविकता के बीच की किसी ऐसी चमकीली दुनिया में ले जाते थे जहां से कभी लौटने का मन ही ना होता। पापा के साथ वो चमकीली जादुई दुनिया भी मुझसे छूट गई। कितना मुश्किल होता है तिलिस्म में रहने की गहरी आदत के बाद बिना तिलिस्म के रहना, कोई मुझसे पूछे। मैंने लिख इसलिए लिया है सब कुछ क्योंकि आज का दिन मेरे लिए बहुत भावुक कर देने वाले दिन है और मैं बहुत बह सकती थी। तो मैंने सोचा कि इसका सबसे अच्छा तरीका होता है कि लिख लो तो आपका आधा ध्यान पढ़ने में लगा होता है और जो भी आप बात भी करना चाह रहे हैं वो सिलसिलेवार तरीके से आप कर पाते हैं। पापा के जाने के कई वर्षों बाद तक मैं पापा का लिखा कुछ पढ़ नहीं पाती थी। अजीब सा दुख घेरे रहता था। पिछले दिनों हिम्मत करके उनका लिखा पढ़ने की कोशिश की तो पाया कि किसी के ना होने के बाद उसका होना हम उसके लिखे में हिस्सों हिस्सों में पाते हैं। मन उत्साह से भर उठा और लगा आप सब से भी पापा के लिखे एक अधूरे उपन्यास का कुछ हिस्सा साझा करूं, आपको भी उस तिलिस्म में ले चलूं जहां रहना मुझे सबसे अच्छा लगता है। तो मम्मी बहुत दिनों से बोलती थी कि ये एक कुछ पापा ने लिखा था जो उनको बहुत अच्छा लगता था। तो मम्मी बोलती थी कि तुम भी पढ़ना और मैं हमेशा बचती थी। तो ये वो रजिस्टर है जिसमें पापा ने, मतलब क्या बोलूं मैं, इतना काट पीट के, और मैं यही सोच रही थी कि कैसे वो हिसाब लगाते होंगे, कहाँ क्या लिखा है। मतलब पूरा जो इतना उठा पटक मचा रखी है कि मैं क्या बताऊं आपको। तो इसमें से मैंने कुछ पन्ने उतार लिए और जो उतार पाई उससे बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है। तो अभी मैं कुछ हिस्सा आपसे साझा करती हूँ और मुझे बड़ी उत्सुकता है कि इसके बाद क्या होगा, जैसे कि शायद आपको भी हो। आज यहाँ बॉम्बे में बहुत तेज हवाएं चल रही हैं तो मुझे सारी खिड़कियां वगैरह बंद करनी पड़ी है, तो बहुत गर्मी हो रही है। तो मैं शुरू करती हूँ। बूढ़ा आबेदीन फूस की झोपड़ी से बाहर निकला। अभी सूर्योदय से पहले का अलस जागता हुआ सा उजाला शांत और निश्चल सब ओर फैला था। झोपड़ी के बाहर चौरस जमीन के बाद एकदम गहरी खाई थी जिसने क्षितिज तक जाते जाते मानो धरती को दो फांक कर दिया हो। क्रमशः गहरी होती खाई में दूर दूर पेड़ों और झाड़ियों की घनी और ताजी बहार दिखती थी। उसके पार स्वच्छ आकाश में हल्की लालिमा थी। वहीं से थोड़ी देर में सूरज उगेगा, मानो धरती के कुएं में से उसे आकाश ऊपर खींचेगा। आबेदीन को यह दृश्य बहुत अच्छा लगता है। सूरज की पहली किरण उसके माथे को छुएगी और उसके शरीर में जीवन स्पंदित हो उठेगा। उसे आनंदित देख ठंडी हवा पेड़ों को हिलाती हुई उससे लिपट जाएगी
और झोपड़ी को घेरे फूलों के मुखड़े झूमते हुए गुनगुनाएंगे, नमस्कार बूढ़े आबिदीन, नमस्कार बूढ़े आबिदीन। बूढ़ा आबिदीन सबको नमस्कार करता है। पेड़ पौधों, लता गुल्मों, पशु पक्षियों, आकाश और सूरज को नमस्कार करके वह हंसता हुआ घाटी में उतर जाता है। तरह तरह की रंगीन चिड़िया उसके सिर पर मंडराती, कंधों पर फुदकती चहकती उसे घेरे चलती हैं। जरा जूटों से भरे अति प्राचीन वृक्ष उसका हालचाल पूछते हैं और वह सबको कृतज्ञ आंखों से निहारता हुआ, जिनसे जो कहना है कहता हुआ झरने के पास चला जाता है। शीतल जल की बूंदें चट्टानों से उछलकर बड़ी चंचल उसे आता देख उसकी ओर लपकती हैं और उसके चेहरे, उसकी छाती और उसके हाथों पर डबडबाने लगती हैं। सूर्य किरणें बूंदों को सतरंगा कर देती हैं। इस तरह रंगीन हुए बूढ़े की प्रसन्न छवि देखकर हिरण कुलाचे भरते हैं और गिलहरियां उचक कर पेड़ों से झांक के कहती हैं, नमस्कार बूढ़े आबिदीन, नमस्कार बूढ़े आबिदीन। झरना हंसता है और चट्टान पानी के पीछे हिलती हुई गा उठती है, नमस्कार बूढ़े आबिदीन, नमस्कार बूढ़े आबिदीन। बूढ़ा आबिदीन सुबह जागता है तो ये सब सोचते हैं उसने नया जन्म लिया है। घास के ऊपर सिर उठाए नन्हे नन्हे कांस के फूलों की महीन आवाज सुनकर बूढ़ा आबिदीन हंस पड़ा और सोचने लगा कि इतनी आवाजों के बीच यह महीन मरमर अपनी कैसी अलग खास जगह बनाए हुए है। वाह! बूढ़े की गहरी भावपूर्ण आंखें घनी सफेद भवों की छांव में सौंदर्य की अनुभूति से सजीव उठी। उसकी लंबी दाढ़ी में छिपे होंठ पूरे खुल गए और उसके सफेद दांत चमकने लगे। बूढ़े आबिदीन के चेहरे पर सदा ऐसा भाव रहता जो मानवीय गरिमा और आस्था के साथ जीते हुए धीरे धीरे पैदा होता है और जिसे देखते ही करुणा और प्रेम की अनुभूतियां जागती हैं। ऐसा भाव जिसमें जीवन जगत के मर्म की गहरी प्रतीति झलकती है और जो चेहरे को इतना सुंदर बना देता है कि दुखों और यातनाओं से भरा संसार सहया हो जाता है। बूढ़ा ठिगने कद का है लेकिन उसकी बाहें बहुत लंबी हैं। उसके हाथ के पंजे घुटनों के नीचे पिंडलियों तक जाते हैं, जिनकी फूली हुई नसें और ऐंठी हुई सख्त पेशियां हैं। उसके पांव के पंजे इतने बड़े हैं कि उसके शरीर से एकदम बेमेल लगते हैं। वह बरसों बरस लगातार पूरी धरती पर नंगे पांव इतना चला कि उसके पंजे असामान्य ढंग से फैल गए हैं। उन्हें अलग अलग देखें तो अनुमान करेंगे कि कम से कम 15 फुट लंबे आदमी के पंजे होंगे, पर बूढ़े आबिदीन की लंबाई 5.5 फुट से ज्यादा ना होगी। उसके कंधे बहुत चौड़े और सीना उभरा हुआ है। रीढ़ की हड्डी सीधी और गर्दन की हड्डी कनपट्टी के पीछे अभी भी बहुत मजबूत दिखती है। सिर के और दाढ़ी के एकदम सफेद बालों और चेहरे की झुर्रियों को छोड़कर कुछ भी उसमें ऐसा नहीं है कि उसे कोई बूढ़ा कह सके। हाँ, उसकी आंखों में जरूर ऐसी प्राचीनता है मानो वह धरती जितना पुराना है और सदा से ही ऐसा ही बूढ़ा है। वहाँ इतने पुराने पेड़ खड़े हैं जिनके जटाजूट पाताल में लटके हैं, पर उन्होंने भी बूढ़े को शुरू से ऐसा ही पाया। किसी ने भी उसका जन्म, उसका बचपन, उसकी जवानी नहीं देखी। बरसों बरस बाद मगर बार बार वह इसी जगह लौटा, बार बार इसी फूस की झोपड़ी में जो बरसों से ठंड में भीगती ठिठुरती, धूप में जलती हुई बूढ़े आबिदीन की प्रतीक्षा में सदा से यहीं इसी तरह बनी रही। वह कहाँ जाता रहा और कहाँ से बार बार क्यों वापस आता रहा, यह प्रश्न कई बार सामने आया, पर बूढ़े आबिदीन की एक गहरी निश्वास और एक रहस्यमयी मुस्कान भर दिखी। कुछ कहने को हुआ भी, पर हर बार बिना कुछ कहे रह गया, जैसे उसके हृदय में वेदना की एक गहरी लकीर खिंचती चली गई हो। उसने अपनी यात्राओं के किस्से नहीं सुनाए, अपने प्रयोजन की चर्चा नहीं की। यात्राओं से लौट के वह कुछ भी अपने साथ नहीं लाया। हाँ, घास का एक गट्ठर हर बार उसके कंधे पर रहा, जैसे किसान अपने बेटे को कंधे पर बिठाए आता हो। उसके झोंपड़े में इस घास के सिवा कोई और चीज कभी नहीं रही। शायद इसी घास को बचाए रखने के लिए फूस का ये झोंपड़ा सदा इसी तरह बना रहा। तरह तरह के रंगों ढंगों की वह घास बरसों बरस सूखती रही और उसमें ऐसी सजीवता, ऐसी चमक और ऐसा भाव पैदा हो गया कि बूढ़ा उसे देखता तो देखता ही रह जाता।
उसके हृदय में तरह तरह की भावनाओं के उसके हृदय में तरह तरह की भावनाओं का ज्वर उठने लगता और उसकी हालत ऐसी हो जाती जैसे उसने कुछ ऐसा देखा है जो विलक्षण है, किंतु जिसका अर्थ समझ में नहीं आता। बूढ़ा आबेदीन झरने के पानी में लेट गया। उसके शरीर पर गिरता हुआ पानी फुलझड़ियों की तरह हंसता है, फिर आड़ी तिरछी चट्टानों में बहता चला जाता। पानी के नीचे रंग बिरंगे कंकड़ पत्थर सुबह की नर्म धूप में झिलमिलाते हुए मानो बहुत संतुष्ट हैं। वे सदियों से धाराओं के नीचे पड़े हुए आकार ले रहे हैं। उनकी रेत पूरी धरती पर फैल रही है। दूर दूर से आती मिट्टी की सुगंध मानो उनके हृदय की सुवास है। बूढ़ा आबेदीन आंखें बंद किए यूं निश्चिंत पड़ा है, जैसे बस यही जीवन है, अब यहाँ से उठना नहीं है। पर वह एक झटके से उठ खड़ा हुआ। उसका उठना इतना आकस्मिक था कि झरने का पानी ठिठका रह गया। उछलती हुई बूंद हवा में टंग गई। उड़ते हुए पक्षी जहां के तहां रुक गए और हवा विमूढ़ पेड़ों से टिकी रह गई। सूरज की किरणें आसमान और धरती के बीच रुकी, जोर जोर से पूछने लगी कि क्या हुआ बूढ़े आबेदीन, क्या हुआ। चींटियां जमीन से निकलकर चिंतातुर सबोर भागी और धूप से, चट्टानों से, धूप से और कीड़ों से पूछने लगी, क्या हुआ बूढ़े आबेदीन को, क्या हुआ। बूढ़ा आबेदीन पानी से निकलकर एक चट्टान पर कुछ सोचता हुआ सा, कुछ बेसब्री से याद करता हुआ सा ठिठका रहा। उसके माथे की गहरी लकीरें और उसकी आंखों का विस्मय देख बंदरों का एक कुनबा उसे घेर कर बैठ गया और अपनी हथेलियों पे ठुड्डियां टिकाए उसे देखने लगा। किसी को भी बंदरों की यह वाचालता अच्छी नहीं लगी, किंतु बूढ़े आबेदीन का उस ओर ध्यान ही नहीं था। उसे धीरे धीरे वह सपना याद आ रहा था जो सुबह जागते ही वह भूल गया था। वह सपना था या घट रहा था, दोनों बातों में उसके लिए कोई फर्क नहीं है। कल दोपहर में जब हवा चुप थी और हर चीज ऊँग रही थी, धरती पर आवाजें नहीं थीं और आसमान में सन्नाटा खिंचा था, बूढ़े आबेदीन ने झोपड़े के बाहर से एक विशाल वट के नीचे वह आकृति देखी थी जो पल भर में गायब हो गई, लेकिन फिर सपने में आई। वह आकृति कोई और नहीं, स्वयं बूढ़ा आबेदीन निकला। दोपहर में पलक झपकते गायब हुई आकृति तब भी उसे अपनी सी लगी थी और उसका दिल धड़क उठा था। सपने में वह किसी छोटे से पौधे के पास बैठा उस पर चलते कीड़ों को बड़े ध्यान से देख रहा था कि वह आकृति उसके एकदम पास आ खड़ी हुई। बूढ़े आबेदीन ने सिर उठाकर देखा तो खुद को खड़े पाकर चकरा गया। उसने खुद को दोनों हाथों से छुआ। भय और विस्मय से उसकी आंखें फैल गईं। तभी उसने सुना, बूढ़े आबेदीन, मैं भी कभी बूढ़ा आबेदीन था और इसी झोंपड़े में तुम्हारी तरह सदा से रहता था। तुम्हारी तरह मैंने भी पूरी धरती की खाक छानी। जहां जहां कभी अतीत में युद्ध हुए, धरती पर वहां वहां गया। वहां उगी घास लेकर इसी झोंपड़े में तुम्हारी तरह लौटा और फिर और युद्ध स्थलों की घास लेने निकल पड़ा। मेरी घास अभी तुम्हारी घास के नीचे होगी। बूढ़ा आबेदीन जो अभी तक अवाक हुआ सुन रहा था, अचानक सरल मुस्कान से भर उठा। उसने हाथ जोड़कर कहा, क्षमा करें, पर मैं नहीं जानता कि आप ऐसा क्यों करते रहे और मैं क्यों कर रहा हूँ। क्यों कर रहे हो, इसका उत्तर तुम ठीक तरह से जानते हो, जिस तरह से तुम जानते हो कि तुम जीवित हो। इसलिए यह प्रश्न व्यर्थ है और फिर मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देने नहीं आया, मैं तुम्हें आदेश देने आया हूँ। आदेश भी मेरा नहीं, मुझे नहीं पता मैं किसका आदेश पहुंचा रहा हूँ। बूढ़ा आबेदीन तत्परता से बोला, क्या मैं इसी आदेश की प्रतीक्षा में था? हाँ, तुम इसी आदेश की प्रतीक्षा में थे। झोंपड़े में जाओ और धरती भर के युद्ध स्थलों की वह घास बाहर निकालो, उसके 2 हिस्से करो और दोनों का एक एक पुतला बनाओ। फिर क्या करूं? फिर कुछ मत करो, सिर्फ देखो, तुम अपना काम कर चुके हो। अब एक और प्रतीक्षा का तुम्हारा जीवन शुरू होना है। बूढ़े आबेदीन, तुम इसी झरने से अपना दिन शुरू करो और इसी झोंपड़े में सो। चारों तरफ फैले इस तरह तरह के जीवन से बातें करो और उसके साथ जियो। मैं अब जाता हूँ, ठीक 1 वर्ष बाद फिर आऊँगा। इतना कहकर वह गायब हो गया। बूढ़ा आबेदीन जो कहना चाहता था वह जुबान पर अवाक रह गया। वह सपना था या घट रहा था, दोनों बातों में उसके लिए कोई फर्क नहीं है। इसलिए वह गीले बदन झोंपड़े की तरफ भागा। उसने सारी घास बाहर निकाली,
सूखी, चमकदार और सजीव घास का वह ढेर देखकर पूरी प्रकृति का भाव बदल गया। बूढ़े आबेदीन के कंधे पर थोड़ी थोड़ी करके लाई गई वह घास इकट्ठी होके इतनी सुंदर हो गई थी कि एक से एक सुंदर तितलियां और तरह तरह के प्यारे कीड़ों ने उसे घेर लिया। कोयलें बार बार कूकती हुई उसके और पास आती गईं। बंदरों का कुनबा पास के पेड़ों पर फैल गया और फल कुतरते हुए घास के उस ढेर को देखने लगा। दो नन्हे खरगोश दौड़ते आए और घास पर चढ़ गए। थोड़ी देर ऊपर नीचे हुए और बूढ़े आबेदीन की झोपड़े में घुस गए। थोड़ी देर में उसे साथ लिए बाहर निकले और बड़ी शान से घास के पास बैठकर अगले दो पंजों से मुंह खुजलाने लगे। बूढ़े आबेदीन ने घास के दो हिस्से किए और दाहिने हिस्से की घास का पुतला बनाने लगा। उसे याद नहीं कि कभी उसने पुतला बनाने का काम किया हो, पर वह इतना सुंदर पुतला बना रहा था कि बना गया। बूढ़ा आबेदीन खड़ा होकर उन पुतलों को देखने लगा। फिर उसने अपने हाथों को देखा। घास का एक तिनका धरती पर बाकी दिखा तो बूढ़े आबेदीन ने उसे उठा लिया, लेकिन उन पुतलों में कहीं भी इतनी गुंजाइश नहीं थी कि वह एक तिनका भी कहीं जोड़ा जा सके। तभी उत्सुक चांद और करोड़ों तारे आसमान में झांकने लगे। उनकी आंखों में आश्चर्य और खुशी का भाव था। वे धरती को कब से देखते आए हैं। एक से एक सुंदरता उन्होंने यहाँ देखी होगी, पर उनकी ऐसी मुग्धता धरती ने कभी नहीं देखी थी। चांदनी पूरी धरती पर फैली हुई उन दोनों आकृतियों पर बिछ गई और ऐसा होते ही वे दोनों आकृतियां दो सांवले सुडौल सुते हुए लड़कों में बदल गईं। उनके शरीर चांदनी ऐसे छा गई मानो उन्होंने कपड़े पहने हों। आगे भी इन लड़कों ने कभी कपड़े नहीं पहने। उन्हें इसकी जरूरत नहीं रही, क्योंकि यह चांदनी उनके शरीर पे सदैव ऐसी ही लिपटी रही। किसी ने नहीं कहा कि वे नंगे हैं, पर वे क्या पहने हैं यह चांद तारों और बूढ़े आबेदीन को ही पता था। चांदनी की महीन जिल्द में उनके शरीर बड़े सुंदर लग रहे थे। वे लड़के बूढ़े आबेदीन की ओर देख के मुस्कुराए, फिर उन्होंने उसके पैरों पर सिर रख दिए। बूढ़े आबेदीन ने उन्हें उठाकर कंधों पर बिठा लिया और हंस पड़ा। हर तरह के कीड़े मकोड़े और पशु पक्षी बूढ़े आबेदीन के झोंपड़े के पास इकट्ठा होने लगे। हवा पेड़ पौधों को धकेलती हुई लगातार झोंपड़े की ओर बह चली। तरह तरह की आवाजों से भरे वन कुंज में तभी हाथियों का एक कुंज मुस्कुराता हुआ घुसा। वे केलों के बड़े बड़े गुच्छे सूंडों में उठाए खुशी से चिंघाड़ते आ खड़े हुए तो बंदर पेड़ों से उनकी पीठों पर आ कूदे और हंसने लगे। एक शेर अपने दो बच्चों के साथ बड़ी शानदार चाल में चलता हुआ आया और एक ऊंची चट्टान पर बैठ गया। गरिमा की सजीवता लिए एक बहुत ऊंची गाय अपनी बड़ी बड़ी आंखों से निहारती हुई बूढ़े आबेदीन के पास जा खड़ी हुई। दूर दूर के पेड़ कसमसा के रह गए और पछताने लगे कि क्यों एक ही जगह खड़े रहने का जीवन मिला। फिर यह सोचकर खुद को दिलासा देने लगे कि ये दोनों लड़के कभी तो इनकी डालों पर चढ़ेंगे और इनके फल खाएंगे और छाया में बैठेंगे। यदि एक एक जीवनधारी के मन का हवाला दिया जाए तो यह किस्सा आगे ही नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए यही बताना यहाँ उचित होगा कि बूढ़े आबेदीन ने सबका अभिवादन किया। दोनों लड़कों ने सबको प्रणाम किया, फिर बूढ़े आबेदीन के साथ झोपड़े में चले गए। झोपड़ी में जिस जगह घास रखी थी, जिससे दो सलोने लड़के बनाकर बूढ़े आबेदीन ने पूरी प्रकृति को विस्मित और प्रसन्न कर दिया था, उसी जगह पुआल के दो मुलायम बिस्तर लगा दिए गए। जुगनुएं झोपड़ी के छप्पर और उनकी दीवारों के सघन पातों में बैठ गईं। उनसे इतना प्रकाश हो गया कि द्वार से आती चांदनी भी ना होती तो भी झोपड़ी में सब कुछ दिखाई देता। वह आत्मीय आलोक जैसा प्रकाश नहीं जिसकी चौंध में कोई सो ना सके। बूढ़ा आबेदीन एक ओर लेटकर कब सो गया पता ही नहीं चला। मानो सदियों की कठिन यात्राओं की थकान का अनुभव आज उसे पहली बार हुआ है। उसने लड़कों से बातें नहीं की। लड़के भी धरती की सुंदरता देखकर इतने सम्मोहित हो गए थे कि पुआल के बिस्तर पर लेटते ही नींद में घिर गए। आधी रात को जब हर चीज सो रही थी, तारे भी ऊँग रहे थे और चांद बादल के एक बड़े टुकड़े के पीछे धीमे धीमे सरक रहा था, एक सपना झोपड़ी के द्वार आया। थोड़ी देर भीतर झांकता अनिश्चय में खड़ा रहा, फिर कुछ सोचता हुआ सा बूढ़े आबेदीन की नींद में प्रवेश कर गया।
बूढ़ा आबेदीन उस समय एक बहुत बड़े सपने के भीतर एक विशाल वृक्ष के नीचे प्रतीक्षातुर खड़ा था। तभी सपने ने उसे खुशबू की तरह घेर लिया। आबेदीन ने देखा दोनों लड़के धीरे धीरे उसके पास आ रहे हैं। लेकिन यह क्या, इनमें से एक लंबा और एक छोटा कैसे हो गया? उसने तो एक से बनाए थे, उनमें रत्ती भर फर्क नहीं था। पर अब दोनों सांवले सुडौल होते हुए भी कितने भिन्न लग रहे हैं। छोटे के बाल काले घुंघराले और चेहरा गोल है, जबकि लंबे का चेहरा लंबा और बाल तांबिया है। उसकी नाक भी बहुत लंबी है। आंखें जरूर दोनों की ऐसी हैं जैसे एक ही हिरण की आंखों की छाप से बनाई गई हों। वे दोनों बूढ़े आबेदीन के पास आके खड़े हो गए और बोले, आबा, आप हमसे मोह ना करें। आपकी झोपड़ी में रहना हमें बहुत अच्छा लगेगा, पर यह ठीक नहीं होगा। सुबह आप हमारी उचित व्यवस्था करें। इतना कह के दोनों लड़के विलीन हो गए। बूढ़ा आबेदीन पूछ नहीं पाया कि क्या व्यवस्था करें। उसे दुख हुआ कि वह झोपड़ी में अकेला रह जाएगा और ये लड़के अकेले इस वन प्रांतर में उससे दूर रहेंगे। सुबह जब बूढ़े आबेदीन की आंख खुली तो दोनों लड़के जागे हुए झोपड़ी के द्वार पर बैठे बड़ा ही मधुर गीत गा रहे थे। बूढ़े आबेदीन ने ऐसे स्वर पहले कभी नहीं सुने थे। वहां सभी ऐसे थे जो ऐसे स्वरों को पहली बार सुन रहे थे। झोपड़ी के बाहर की चौरस जमीन पर दो मोर नाच रहे थे और तरह तरह के पंछी अपनी तरह तरह की आवाजों में उन लड़कों के गाने को अलंकृत कर रहे थे। झरने की आवाज नीचे से ऊपर आती हुई उनके स्वरों के साथ गंभीर बह रही थी और एक कटफोड़वा वटकी मजबूत डाल पर अपनी चोंच से इस तरह ठक ठक कर रहा था कि ऐसी ताल किसी ने सुनी ना होगी। बूढ़ा आबेदीन मंत्रमुग्ध खड़ा रह गया। तभी सूरज की पहली किरण ने उसका माथा छुआ। थोड़ी देर हुई कि उसे सपना याद आया और तभी शायद उन लड़कों को भी। वे गाना भूलकर उठ खड़े हुए। दोनों ने बूढ़े आबेदीन को प्रणाम किया और लंबा बोला, आबा, क्या हम आपके सपने में गए थे? क्या हमने कुछ कहा था? बूढ़ा आबेदीन हंसने लगा। तभी छोटा बोला, आपके सपने में दूर दूर तक कितनी जगह थी आबा? क्या आपने वहां मुझे देखा था? बूढ़ा आबेदीन हंसने लगा। उसने लंबे को अपने दाएं बाजू और छोटे को बाएं बाजू समेटा। तब उसके सामने घाटी के नीचे सूरज पूरा चमक रहा था। उसने लंबे से कहा, वह जो पहाड़ी है उस पर जाओ और झोपड़ी बना के रहो। दाएं बाजू सुंदर पहाड़ी थी जो घाटी के एकदम ऊपर थी और जिस पर पेड़ छाए हुए थे। ऐसी ही एक पहाड़ी घाटी की दूसरी ओर खूब हरी भरी और उतनी ही ऊंची। उसकी ओर इशारा करके उसने छोटे से कहा, तुम उस पहाड़ी पर जाओ और झोपड़ी बनाकर वहां रहो। आदेश मिलते ही दोनों लड़के अपनी अपनी पहाड़ी की ओर चल दिए। बूढ़ा आबेदीन उनको जाते देखता रहा। फिर धीरे धीरे चलता हुआ झरने की ओर चला गया। आज पापा का जन्मदिन है और मुझे लगा कि इतने सालों बाद ऐसा कुछ उनका पढ़ना बहुत ही उपयुक्त होगा, जो मतलब सबके सामने नहीं आया है और लिखा हुआ मतलब उनका सबका ही है। तो इसलिए मैंने इसका इतना पाठ किया और आगे पापा ने बहुत सारा लिखा हुआ है और बहुत सारे उसके कुछ पॉइंट्स बना के रखे हैं जो बहुत ही मज़ेदार हैं। और एक मतलब बहुत दिनों बाद मैंने अलग ही तरह के उन सारी जगहों पे मैं गई जहाँ जो जगह पापा ने लिखी हैं। और आबेदीन तो आजकल मेरे साथ ही रहता है। तो अब इसी किस्से में पापा ने कहीं आगे लिखा है कि कोई मुस्कान ऐसी नहीं है जो सृष्टि के मर्म से ना फूटी हो। जब से मैंने पढ़ा है मैं मुस्कुराती रहती हूँ। सृष्टि के इतने पास मैंने बहुत दिनों बाद खुद को पाया और ये ठीक उस समय हुआ जब सृष्टि की अनुभूति होना मुझे लगभग बंद ही हो गई थी। पापा ने एक बार फिर हाथ पकड़ के मुझे खींच लिया। पापा के साथ बिताए दिन आश्चर्यजनक रूप से बहुत कम रहे, पर अचंभित करने वाली बात यह है कि जब पुराने दिन, बीते पल, छूटे लोग, सब कुछ मेरे सामने वैसे ही धूमिल होते जा रहे हैं जैसे बहुत पुराने लिखे पन्नों से स्याही गायब हो जाती है। तब पापा के साथ बिताया समय ऐसे चमकता है मानो अभी अभी गीली स्याही पन्ने पे चल के बीती है। पापा के साथ मैं जीवन जी भर नहीं रही थी,
बहुत सारे भूले भूले किस्सों का हिस्सा बनी हुई थी। उन्हीं में से कुछ हिस्सों को आपसे साझा करती हूँ। अब चूंकि पापा को किस्सा गोई का बहुत शौक था, तो मुझे यही लगता है कि उनको मैं ऐसे याद करूं कि वो और मैं क्या संवाद कर रहे थे, हमारे बीच क्या बात हो रही थी, वो मैं सब आपसे शेयर कर पाऊँ, साझा कर पाऊँ। तो मैंने ज़्यादातर अपने बचपन की जो मेरी यादें हैं उनका ही जिक्र मैं यहाँ करूँगी, चूँकि नहीं तो फिर तो बात कहीं ख़त्म ही नहीं होगी। तो शुरू करते हैं। मेरे पिता हिंदी ग्रंथ अकादमी में काम करते थे और हम हिंदी में बहुत सुंदर जीवन जीते थे। हम प्रोफेसर्स कॉलोनी में किराए के एक छोटे से घर में रहते थे, पर उससे बड़ा घर उसके बाद मुझे कभी मिला ही नहीं। उस छोटे से घर को पापा ने अपने जादू से इतना बड़ा बना दिया था कि आज तक अनंत तक फैले उन कमरों के सिरों को पकड़ने की कोशिश करती हूँ, पर पकड़ नहीं पाती। वो घर नहीं, जादूगर था, जहाँ नित नए जादू घटते ही रहते थे, क्योंकि वहाँ जादूगर नवीन सागर रहते थे। हमारे घर के ठीक सामने तालाब था, घर में नहीं, पर मैं घर में ही बिना पानी के तैरती थी। इसकी शुरुआत ठंड की एक नीली सुबह से हुई। मैं और पापा तालाब के किनारे कोहरे के बीच खड़े थे। हम वहाँ इतना जाते थे कि तालाब हमें पहचानने लगा था और हमारा स्वागत वैसे ही करता जैसे सूरज का करता था। हम ज़्यादा नहीं, रात की बची रोटियां भर ही मछलियों के लिए ले जा पाते थे, पर मछलियों को ये दावत बहुत पसंद थी। वे आहट लिए ही बैठी रहती। रोटियों के छोटे टुकड़े पानी में नीचे पड़े चमकीले पत्थरों तक पहुंच ही नहीं पाते। चतुर चपल मछलियां उन्हें पहले ही लपक लेती थी। उस दिन एक सुनहरी मछली को देख के अचानक मेरा हृदय अपने लिए अपार करुणा से भर उठा। वेदना इतनी गहरी कि आंसुओं के रूप में कब बह निकली खुद मुझे ही पता नहीं चला। अरे क्या हुआ गुड़िया? पापा चकरा गए। पापा, हमें बहुत दुख हो रहा है कि हम सुनहरी मछली नहीं हैं। मैं तीव्र गति से रुदन के अंतिम चरण तक पहुंचने की कगार पे थी। पापा की आंखों में मैं अपने आप को पूरा देख पा रही थी। अचानक मैं धुंधली हो गई और आंखें हंसी से भर गईं। उनके हंसने की आवाज तालाब के उस पार बने मछली घर तक ने भी पक्के में सुनी होगी। मैं अपने रुदन का ऐसा भीषण तिरस्कार झेल नहीं पाई। नाक कटी सूर्पनखा सी बिलबिलाती बिलखती घर की ओर तेजी से भागी। पापा भी तेज कदमों से पीछे आए। सुनो तो गुड़िया, हम तो इस बात पे हंस रहे थे कि कैसे तुम इस बात से पूरी तरह अनभिज्ञ हो कि तुम स्वयं अपने आप में एक चमकीली और भावुकता से भरी संपूर्ण मछली हो। मेरे कदमों के साथ मेरा रुदन भी रुक गया। पापा मेरे पास आए। मैंने पापा को अविश्वास से देखा। कुछ भी नहीं, हम सही कह रहे हैं। कैसे? मैंने सिसकते हुए पूछा। ऐसे, अगर तुम्हारे मन में ये बात आई कि तुम मछली क्यों नहीं हो, तो ये मन में आते ही तुम मछली हो गई। पापा मुझे पलटा के फिर तालाब की ओर बढ़ गए। तुम हमसे झूठ तो नहीं बोल रहे हो पापा? मैंने झेंपते हुए पूछा। मुझे अब तक अपने रोने पर शर्म आनी शुरू हो गई थी। झूठ क्यों बोलेंगे गुड़िया? हमारी कल्पना में, हमारी चेतना में आता ही वही है जो संभव हो, या कह लो कि चेतना में कोई बात आते ही वो संभव होने की दिशा की ओर बढ़ने लगती है। मतलब कि हम सोचे तो हम मछली बन जाएंगे। हमने कहा तो कि तुम मछली हो। पापा ने मुझे मछली होने का भरोसा दिलाया। पापा की आंखों में मैंने खुद को मछली के रूप में देखना चाहा। पर हम तो चल रहे हैं, तैर नहीं रहे। ये तो तुम्हें लग रहा है गुड़िया। अगर तालाब की मछलियों की ओर से सोचो तो उनको तालाब के बाहर की दुनिया तालाब लगती होगी और हम सब तैरते लगते होंगे। अब तक हम लोग वापस तालाब के किनारे पहुंच चुके थे। ऐसा हो सकता है क्या? क्यों नहीं हो सकता? हमने कहा तो, मन में बात ही वही आती है जो हो सकती है या होती है। मुझे पापा का ये तर्क इतना सही लगा कि मैंने मछली की दृष्टि से अपने चारों ओर देखा तो दुनिया तालाब जैसी ही नजर आई। मतलब मछलियों के लिए हम चल रहे हैं, हम चल नहीं रहे, तैर रहे हैं, है ना पापा? और क्या, देखो तुम भी खुद को तैरता देखोगी गुड़िया मछली। कहते हुए पापा ने हाथ पानी में डाल के गोल घुमाया। पानी पापा का स्पर्श पाके मानो गोल गोल नाचने लगा। मैंने नाचते पानी में अपने अक्स को भी हिलते देखा। मेरे अंदर की मछली खिलखिला उठी। उस दिन के बाद कई दिनों तक मैं मछलियों के नजरिए से जीवन जीती रही।
वे बहुत सुंदर उड़ते हुए दिन थे जो वापस कभी नहीं आएंगे, मुझे तब नहीं पता था। मैंने स्वभावतः पापा के समक्ष उम्र के हर दौर में ऐसी ऐसी विकट चुनौतियां खड़ी की कि कोई और साधारण पिता होते तो हाथ खड़े कर देते, पर मैंने कहा ना, पापा पापा नहीं, जादूगर थे। मेरी फेंकी हर उदास, बोझिल और भावुकता के अतिरेक में डूबी बॉल को ऐसे अनोखे बल्ले से खेलते कि वो बॉल चमकीले सपनों वाली सुंदर बॉल में बदल जाती। जैसे कि एक गर्मी की बयार वाली सुंदर शाम को सब लोग बाहर आम के और अमरूद के पेड़ के नीचे बैठे थे, रूह अफ़ज़ा का आनंद लेते हुए गीत गाए जा रहे थे, और मैं अकेली अंदर वाले कमरे में रोती हुई इधर से उधर लोटे मार रही थी। उन दिनों भी मैं आश्चर्यजनक रूप से किसी भी बात पे गहन उदासी से भर उठती थी। फिर मैं कमरे में धरती पर लेट जाती, यहाँ से वहाँ लोटे लगा के रोती और भगवान को खुद को दिए दुखों पे कोसती। ये ऐसी ही लोटों में से एक लोट थी। पापा किसी काम से अंदर आए और चकरा गए। पापा हर बार नए तरीके से चकराते थे, मानो मेरा स्वभाव बिल्कुल ना जानते हो। तो पापा ने चकरा के पूछा, अरे क्या हुआ गुड़िया? मैं पहले तो बहुत देर तक रोती ही रही। फिर पापा ने बहुत मनोहार की तो सिसकते हुए बोली, हमें नहीं लगता कि राजा पांडु कभी स्कूटर चला पाएंगे। पापा का चेहरा हंसी छुपाने की कोशिश में टेढ़ा हुआ, फिर हंसी पूरे कमरे में फैल गई। मैंने रोने की डिग्री बढ़ाई तो उन्होंने किसी तरह हंसी को समेटा और गंभीर होने की नाकाम कोशिश करते हुए पूछा, पहली बात तो तुम्हें ऐसा लगता ही क्यों है कि वे कभी स्कूटर नहीं चला पाएंगे? और मान लो ऐसा हो भी गया कि वे जीवन में कभी स्कूटर चलाना नहीं सीख पाए तो क्या हुआ? इंसान होने की ये शर्त कतई नहीं है बेटा कि उसको स्कूटर चलाना है। पर सबके भाई स्कूटर चलाएंगे और राजा पांडु नहीं, हम ये नहीं सह पाएंगे, कह के मैं बिलख पड़ी। पर तुम ये तो बताओ, तुम्हें ऐसा लगता ही क्यों है कि वे स्कूटर नहीं चला पाएंगे? पापा ने मेरे आंसू पोंछे। उनके मुंह और हरकतें नहीं देखते हो पापा? तुमको लगता है वे कभी भी इस लायक होंगे कि स्कूटर चला पाए? पापा मुझे कुछ पल ध्यान से देखते रहे। हंसी का एक छोटा सा टुकड़ा अभी भी उनकी आंखों में अटका हुआ था। उन्होंने उस टुकड़े को भगाने के लिए आंखें मींची और मुझसे पूछा, तुम चला पाओगी स्कूटर? हम? ये कल्पना ही इतना डराने वाली थी कि क्या बताऊं। उस पे पापा बोले, मान लो तुम न्यू मार्केट की चढ़ाई चढ़ रही हो स्कूटर चलाती हुई। मेरा दिल ये सुनते ही जोर जोर से धड़कने लगा। मुझे न्यू मार्केट की ऊंची चढ़ाई दिखने लगी कि मैं स्कूटर पे बैठी हूँ और स्कूटर आगे जाने के बजाय पीछे लुढ़क रहा है। मैं डर से कांप गई। हम तो लड़की हैं, हम क्यों चलाएंगे स्कूटर? ये क्या बात हुई गुड़िया? स्कूटर को क्या पता कि उस पर लड़का बैठा है? गुड़िया, कल्पना में भी मुझे इस खतरनाक ख्याल से कपकपी आ रही थी कि मैं स्कूटर पे बैठी उसे चला रही हूँ। नहीं, मैं स्कूटर नहीं चला सकती पापा, कभी नहीं। तो वो तो कोई भी नहीं चलाता, तुमको पता है? हम स्कूटर नहीं, स्कूटर हमें चलाता है। मैंने अचरज से पापा को देखा और ना में गर्दन हिलाई। तुम खुद सोचो, अपन तो स्कूटर के ऊपर बैठे रहते हैं आराम से, चलता तो वो है ना। हाँ ये तो है, पापा की बात मुझे सही लगी। सही तो है, स्कूटर चलता है, अपन तो आराम से बैठते हैं। तो क्या स्कूटर सबको चला सकता है? और नहीं तो क्या, स्कूटर का तो काम ही है चलना। और मान लो कभी नहीं चले तो उससे बुदबुदा के कह दो कि चलो, तो वो चल देता है। कुछ भी, वो कहाँ बोलता है। अरे फिर तो तुम्हारा डरना जायज है। गुड़िया, तुम्हें पता ही नहीं है कि स्कूटर ना सिर्फ बोलता है बल्कि सुनता भी है। मैं सुन के जोश में आ गई। अचानक मुझे स्कूटर का आगे वाला हिस्सा उसकी शक्ल सा लगने लगा। मैंने पापा से पूछा, तुम बात करते हो स्कूटर से? और नहीं तो क्या, जब स्टार्ट नहीं होता तो उससे कहते हैं कि प्यारे स्कूटर स्टार्ट हो जाओ। फिर क्या जवाब देता है वो? पापा ने मेरी ओर गहरी आंखों से देखा। दुनिया की हर चीज प्रेम का जवाब जरूर देती है गुड़िया, स्कूटर का स्टार्ट होना ही उसका जवाब देना है। मैं बहुत प्रभावित होकर पापा को देख रही थी। गुड़िया, ये समूची दुनिया एक है और अपन भी इसी दुनिया के ही तो हिस्से हैं। तो कोई अपने आप से डरता है क्या? तुम डरती हो क्या अपने आप से? मुझे ये सवाल ही बड़ा हास्यास्पद लगा। अपने आप से भी कोई डरता है क्या? मुझे इस बात पे बहुत जोर से हंसी आ गई। पापा भी हंसने लगे। हम दोनों बहुत देर तक हंसते रहे। इस तरह के तमाम जादू पापा जानते थे। हंसते हंसते पता नहीं क्या क्या सिखा देते। पेड़, पहाड़, चिड़िया, नदी, पुराने महल, किले, सब उनमें थे। वे कहते थे, हम दतिया के महल जाते हैं तो पुरानी सब बातें याद आती हैं। कभी भूत बन के डराते,
आंखों में आंखें डाल के यकीन दिलाते कि वे नहीं, भूत हैं। जब रोने लग जाओ तो भूत के अस्तित्व के विरोध में ऐसे मजबूत तर्क सामने रखते कि पूरा यकीन हो जाता भूत नहीं होते। कभी बताते कि कोई एक ऐसी दुनिया और भी है अपनी दुनिया के अलावा, जो हमारे आसपास घट रही है, पर वहां के लोग हमें नहीं दिखते, ना हम उन्हें। यह समय के बारे में कि जो हमारा साल है वो किसी का पल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है गुड़िया। ये दुनिया अजीब अजीब अजूबों से भरी हुई है। मैं इस मायावी दुनिया के चमत्कृत कर देने वाले किस्सों से अभिभूत रहती। पापा ऐसे जादू करते ही रहते थे। कई बार पापा के जादू सफल हो जाते तो कई बार जादू फेल भी होते थे। जैसे कि धगट साहब के सामने पापा का कोई जादू नहीं काम करता था। धगट साहब मेरी याद में 7 से 13 साल की उम्र में कहीं थमे हुए हैं। वे कहाँ काम करते थे याद नहीं, पर बहुत ऊंचे पद पर थे। वे पापा से अगाध स्नेह करते थे और पापा उनका इतना सम्मान कि उनकी अनुपस्थिति में भी उनका नाम लेते हुए सिर झुका देते थे। पापा की इतनी चिंता धगट साहब के गोल चेहरे पर दिखती कि मुझे धगट साहब की चिंता होने लगती कि ये पापा की चिंता में अपना स्वास्थ्य ना खराब कर लें। नवीन भैया, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। ये सरलता किसी काम नहीं आती। थोड़ी चालाकी लाओ खुद में। धगट साहब अपनी छोटी छोटी आंखों में खूब सारी चालाकी का भाव लाने की कोशिश करते। पापा खिसिया के हंस देते। नौकरी में मन लगता नहीं था। खूब लिखना चाहते थे, पर लेखकों के झुंड से पापा को हमेशा खदेड़ा गया, तो छप के कुछ आने का तो सवाल ही नहीं उठता। हम तीनों यानी मैं, राजा और पांडु अपने पूरे अस्तित्व के साथ पैदा हो चुके थे और मुंह बाय पापा की ओर ही देखते रहते थे। जितनी तनख्वाह मिलती उसमें पापा का दूर सुदूर तक फैला मन कहाँ समाता, तो बिना अतिरिक्त काम किए गुजारा मुश्किल ही था। कुल मिला के बड़ी खींचतान से महीना निकल पाता था। धगट साहब इन परिस्थितियों से बहुत दुखी और परेशान रहते थे। एक सुघड़ संस्कारी और कभी भी भावनाओं में बहकर फिजूल खर्ची ना करने वाले परिवार के धनी धगट साहब का मन पापा के लिए बहुत दुखता। धगट साहब ने कब पापा के उद्धार का पूरा जिम्मा खुद ले लिया, खुद धगट साहब को भी नहीं पता चला। वे युद्ध स्तर पे जुट गए। उन दिनों फोन तो होते नहीं थे, तो धगट साहब के मन में जब भी कोई विचार आता वे धड़धड़ाते हुए घर पहुंच जाते। ऑफिस क्यों नहीं पहुंचे नवीन? अरे क्या बताएं धगट साहब, बहुत तेज बुखार। पापा कुछ कहें उससे पहले धगट साहब उनके माथे पर हाथ रख देते। अभी तो नहीं है। अरे उतर गया क्या? सुबह तो था, क्यों छाया? पापा चकराए हुए बोलते। क्यों छाया है? मम्मी के गले से हूँ इतने धीमे निकलता कि सिवाय उनके किसी को पता भी नहीं चल पाता कि उन्होंने हूँ बोला है। राजस्थान पत्रिका में संपादक की जगह खाली है, मैंने बात कर ली है। धगट साहब ने पापा की बात को कोई तवज्जो ना देते हुए अपनी बात सामने रखी। पापा को तो काटो तो खून नहीं, पर धगट साहब उसके लिए तो नौकरी छोड़ के राजस्थान जाना पड़ेगा। पापा लगभग में आए। मैंने वो बात भी कर ली है, तुम्हें कहीं नहीं जाना पड़ेगा, यहीं से काम कर पाओगे। धगट साहब की आवाज में ऐसा दृढ़ निश्चय दिखा कि पापा डर गए। आप बैठो तो धगट साहब। नहीं, तुम बताओ, तुम कब से काम शुरू कर रहे हो? धगट साहब हमेशा बहुत फुर्ती में रहते थे, कभी भी बैठते नहीं थे। पापा उठते हुए कमजोर आवाज में बोले, ठीक है, कर देते हैं काम शुरू, फिर धर्मयुग वालों को मना कर देता हूँ। धर्मयुग सुनते ही धगट साहब के कान खड़े हो गए। धर्मयुग वालों से कब बात की तुमने? अरे अभी कुछ दिन पहले ही हुई थी बात, तो सोचा कि एक बार बात पक्की हो जाए फिर आपको बताएंगे, पापा ने फूलते हुए कहा। अरे फिर क्या है, धर्मयुग में काम मिल जाए तो मजा ही आ जाए। 60 साल के करीब के धगट साहब ने 6 साल के बच्चे सी किलकारी भरी। चलो आज का दिन टला, सोच के पापा ने चैन की सांस ली। पर धर्मयुग का बहाना ज्यादा दिन तक नहीं चल पाया। धगट साहब हर चौथे दिन एक नया प्रपोजल लेकर आ जाते। पापा ये सोच के शर्मा जाते कि उनके लिए सिफारिश की जा रही है। वे सीधे मना करने में तो संकोच करते कि धगट साहब को बुरा लगेगा, पर मन ही मन ठाने बैठे थे कि सिफारिशी काम नहीं करूंगा। धगट साहब ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, पर सफलता नहीं मिली, तो वे अलग अलग पैतरे अपनाने लगे। जैसे अचानक उनकी जीप आके रुकती, धगट साहब मय मिठाई के प्रकट होते और दूसरे लोगों की सफलता का गुणगान करते कि फलाने की नौकरी लग गई है, फलाने का ये हो गया है, फलाने का वो हो गया, लो मुंह मीठा करो, मिठाई खाओ। पापा मिठाई खा लेते, पर कानों पर जू तक ना रेंगती। ईमानदारी से जो मिल जाए वही लेंगे।
आत्मसम्मान थोड़े ही खोना है। सोचो, धगट साहब के दबाव में कोई नौकरी दे, ये क्या अच्छी बात है? पापा धगट साहब के जाने के बाद मम्मी से कहते और मम्मी और नहीं तो क्या कह के काम में लग जाती। कुछ और दिन बीते। अब धगट साहब अलग अलग लोगों को लाने लगे जो ऐसा अभिनय करते कि उनको पापा के काम की बहुत सख्त जरूरत है। पर पापा ठहरे पापा। वे समझ जाते पर पापा ठहरे एक मिनट पर पापा ठहरे पापा। वे समझ जाते और बहुत ही चतुराई से कन्नी काट लेते। इधर धगट साहब भी हार मानने वालों में से नहीं थे। वे छापा मारों की तरह झटके से आते और पापा को कुछ बहाना बनाने का मौका दिए बिना ऐसे सेमिनारों और बैठकों में ले जाते जहां उनके काम की कोई बात बन सके। पापा हर बार बच के निकल आते। फिर ऐसा हुआ कि पापा इतने परेशान हो गए कि उनके आने के संभावित समय में घर के पीछे वाली सड़क पे बनी पुलिया पे बैठे रहते, चाय की टपरी वाले से बतियाते, आती जाती गाड़ियां देखते। एक दिन जब धगट साहब आके वापस चले गए, पापा पुलिया के पीछे ही छुपे हुए थे। उनके जाने के बाद घर आए और अपने किए पे बहुत शर्मिंदा होते हुए बोले कि धगट साहब से छुपना हमें अच्छा नहीं लगता। तो तुम कह क्यों नहीं देते उनसे? मम्मी अचानक से एक्सपर्ट बन गई। कहना तो और भी बुरा लगेगा, क्या सोचेंगे वो? आ गए धगट साहब, मम्मी ने झटके से कहा तो पापा घबरा गए। मम्मी अपने इस मजाक पे जोर से हंसी। पापा को बुरा लग गया। धगट साहब जैसे लोग विरले ही होते हैं, प्रेम करते हैं इसलिए फिक्र करते हैं, वे मजाक की वस्तु नहीं है छाया देवी, कह के पापा गुस्से में निकल गए। उस दिन के बाद कई दिनों तक धगट साहब नहीं आए। पापा डर गए कि शायद बुरा मान गए, पर धगट साहब बुरा नहीं माने थे। सर्दी की एक घने बादलों वाली इतवार की सुबह 10 बजे धगट साहब धड़धड़ाते हुए आ पहुंचे। पांडु राजा घर के बाहर बने बगीचे में धूप सेक रहे थे कि अचानक धगट साहब की जीप आके रुकी। पांडु चिल्लाता हुआ भागा, धगट साहब आ गए, धगट साहब आ गए। राजा भी पीछे पीछे भागता अंदर आ चुका था। पापा ने कहा मर गए और जल्दी से चाय का अथपिया मग तख्त के नीचे सरका के गुसल खाने की ओर भागे। कह दो कि विदिशा गए हैं। मुझे अब तक धगट साहब खिड़की से नजर आने लगे थे। वे फुर्ती से दरवाजे की ओर बढ़ रहे थे। झूठ ना बोलना पड़े कि घबराहट में मम्मी चौके में छुप गई। हम तीनों दरवाजे पर पहुंच गए। पापा कहाँ हैं? धगट साहब ने अंदर झांकते हुए पूछा। मैं कुछ बोलती इससे पहले पांडु ने चतुराई दिखाई। बाथरूम में नहीं छुपे हैं पापा, विदिशा गए हैं। राजा ने पांडु को जोर से नोचा। पांडु चिल्ला के रोने लगा। मैं सकपकाई सी खड़ी थी। धगट साहब बिजली की गति से घर में घुसे और गुसलखाने के दरवाजे पर पहुंच गए। गुसलखाने की कुंडी लगती नहीं थी। मैं सांस रोके धगट साहब के पीछे खड़ी गुसलखाने का अटका दरवाजा देख रही थी। धगट साहब ने बिना कोई आवाज किए धीरे से दरवाजा खोला। पापा दरवाजे के ठीक सामने बाहर की आवाजें सुनने की कोशिश में सिर झुकाए खड़े थे। मुझे अभी भी वो दृश्य भूलते ही नहीं है। वो पापा के चेहरे का भाव मतलब बहुत ही धगट साहब को सामने देखकर उनके मुंह से अजीब सी आवाज में निकला, धगट साहब आप कब आए? अभी ही आए हैं। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, विदिशा चलना है सेमिनार के लिए। अरे वाह, विदिशा ही तो जाना था हमें, क्यों छाया? मम्मी डर के मारे कोई जवाब नहीं दे पाई। उनके जाने के बाद पांडु को मैंने और राजा ने मुक्के मारे। वो मुंह फाड़ के देर तक रोता रहा। धगट साहब और पापा के बीच लुका छिपी का ये खेल धगट साहब की हृदय गति से हुई अकस्मात मौत के एक दिन पहले तक चलता रहा। दिन के 12 बज रहे थे, शनिवार का दिन, और अचानक धगट साहब की जीप आके रुकी। पापा को काटो तो खून नहीं, भागने छुपने की कोई जगह बची नहीं थी। पापा कमर से थोड़े नीचे खिसकी जीन्स को ऊपर करते हुए बाहर पहुंचे। तब तक धगट साहब भी दरवाजे तक आ चुके थे। पापा ने चौके में काम कर रही मम्मी को तेज आवाज में बताया, छाया शाम तक के लिए सांची जा रहे हैं सेमिनार के लिए। मम्मी दरवाजे पर आ गईं। हम सब उनको देर तक जाते हुए देखते रहे। उनके साथ पापा का ये आखिरी सेमिनार था। उनकी मृत्यु के बाद हम सब बहुत दिनों तक उदास रहे। पापा मुंह ढापे बिस्तर पे लेटे रहते। एक दिन मैं कमरे के बाहर से गुजर रही थी तो पापा के रोने की आवाज आई। छाया, कौन किसकी ऐसी फिक्र करता है जैसी धगट साहब हमारी करते थे? तो तुम्हें उनका दिलाया कोई काम कर लेना था ना, मम्मी दिलासा देती हुई बोली। फिक्र इसीलिए तो करते थे छाया कि जानते थे कि हम सिफारशी काम नहीं करेंगे।
धगट साहब चले गए छाया, धगट साहब चले गए। कह के पापा जोर से रोने लगे। मैं भाग के बाहर अमरूद के पेड़ की डगाल पे बने झूले पर जाकर बैठ गई, झूली नहीं। उसके बहुत दिनों बाद तक भी कोई जीप तेजी से धूल उड़ाती घर के सामने से गुजरती तो हम धूल के गुबार के बीच धगट साहब को खोजते, पर वे हमें फिर कभी नहीं मिले। जाने वाले कहाँ दोबारा मिलते हैं? पापा मिले क्या? रात के सन्नाटे में घड़ी की टिक टिक के बीच छूट गई सांसों को पकड़ने की कोशिश करती हूँ। छूटी हुई सांसें फिर कहाँ चलती हैं? धूप वैसी ही पड़ती है सूरजमुखी के फूलों पर, बारिश वैसी ही गिरती है किसी लाल टीन की छत पे। दुनिया के मेले, हंसी, गीत सब वैसा ही चलता रहता है, बस छूटे हुए लोग नहीं होते। दूर जाती रेलगाड़ी के डिब्बों में से झांकते दूर दूर जाते दिखते हैं, फिर पूरी तरह से ओझल हो जाते हैं। अप्रैल का कोई अभागा दिन बीत जाता है, हम बीत जाते हैं, छूट जाते हैं, बहुत दूर अपने में धंसते जाते हैं। आह, जीवन बचे रहने की कला है। कहने वाले नवीन जी अचानक ही चले गए। वे थे भी या नहीं पता नहीं। ऐसे लोग, माफ करें, बड़ा मुश्किल होता है अपने जन्मदिन वाले दिन किसी का जाना जब इतनी तीव्रता से और इतनी गहरी मतलब बहुत ही गहराई से याद आए तो हाँ। जीवन बचे रहने की कला है। कहने वाले नवीन जी अचानक ही चले गए। वे थे भी या नहीं पता नहीं। ऐसे लोग लोक कथाओं में हो ये तो माना जा सकता है, पर सच में उनका होना अजीब लगता है। ऐसे विचित्र विरले ही होते होंगे पापा जैसे। यहाँ लोग कुनबों में शामिल रहना चाहते हैं। कुनबे से अलग कोई घूमता नजर आएगा, वो भी अपनी ही किस्म का मनमौजी पापा जैसा, तो वो उड़ा दिया जाएगा। मैं उन समस्त कुनबों के प्रति नतमस्तक हूँ, आभारी हूँ कि वे हथियार नहीं उठाते। ये बिना हथियार के हिंसा करते हैं। मेरे पिता गांधीवादी थे, मैं भी हूँ। अपना दूसरा गाल सामने रखने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। मेरे पिता अहिंसक मृत्यु मरे, मुझे पता है। अपनी मृत्यु से एक दिन पहले उन्होंने बोला था, गुड़िया अब ऑपरेशन के बाद भोपाल में नहीं रहेंगे, मन उठ गया यहाँ से, नौकरी भी नहीं करनी, चिरगांव जाके रहेंगे, पप्पी से बात हो गई है। भोपाल याद नहीं आएगा पापा? भोपाल में है ही क्या सिवा शाह साहब, ज्योत्सना जी और टीकू के, या घर के लोग? उनसे तो मुलाकात जब मन में आएगा कर लेंगे आके। और ऑफिस पापा? ऑफिस सुनते ही पापा की आंखों में कुछ ऐसा आया जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। नौकरी नहीं करनी गुड़िया, यहाँ रहेंगे तो ऐसा कर पाना मुश्किल होगा, इसलिए पर अब नौकरी नहीं करनी। यह आवाज़ अब भी मेरे कानों पे हथौड़े की तरह पड़ती है। फिर पापा की धीमी आवाज़ कहीं से सुनाई देती है, तमाम दुखों के बाद भी दुनिया बहुत सुंदर है गुड़िया। फिर अस्पताल में गूंजती उनकी आवाज़, पर अब नौकरी नहीं करनी गुड़िया। मैं उसी आवाज़ को भुलाने के लिए जोर जोर से बुदबुदाने लगती हूँ। मेरे पिता हिंदी ग्रंथ अकादमी में काम करते थे और हम हिंदी में बहुत सुंदर जीवन जिया करते थे। मैं बहुत माफी मांगती हूँ। मूंग की हींग वाली दाल के साथ करारी रोटी खाते हुए पापा हिंदी में कहते थे, छाया कमाल की दाल बनी है, प्याज देना। माँ हिंदी में प्याज काट दिया करती थी। छोटी सी बिलिया में घी में तैरती मिर्ची भी हिंदी में ही तली जाती थी। ये वो दिन थे जब मैं दीवार पे हिंदी में चिड़िया बना के भाग के बाहर देखती थी कि मेरे दूर होने पे चिड़िया उड़ के अमरूद के पेड़ पे आके बैठ पाई है कि नहीं। हमारे घर के सामने तसे एक तालाब हुआ करता था जहाँ हिंदी में पासे पानी बहता था, मछलियाँ भी हिंदी में ही तैरती थी। हम तालाब के किनारे पापा के साथ जाते थे और हिंदी में दृश्य देखते थे।
वे स से बहुत सुंदर दिन हुआ करते थे। हिंदी में सूरज उगता था और हिंदी में ही आसानी से ढल जाता था। हम हिंदी में बिना हाफे कितनी भी ऊंची चढ़ाई क्यों ना हो चढ़ जाया करते थे। ये वो दिन थे जब आम बोलचाल की हिंदी में किंग कर्तव्य विमूढ़ बोला जाता था और हिंदी में ही समझ लिया जाता था। मैंने अपना तमाम जीवन हिंदी में जिया है और बचा हुआ भी हिंदी में ही जीऊंगी। दीवार पे जो चिड़िया मैंने हिंदी में बनाई थी, एक दिन वो उड़ जाएगी और मेरे पिता के पास पहुंच जाएगी, पर ह से हवा में मेरे पिता के लिखे हुए पासे पन्ने हमेशा रहेंगे बासे ब्रह्मांड में। मेरी हिंदी एच से नहीं ह से रहेगी, अ से अनंत तक, क्योंकि मेरे पिता हिंदी ग्रंथ अकादमी में काम करते थे और हम हिंदी में बहुत सुंदर जीवन जीते थे। आज पापा का जन्मदिन है और मैं इस नोट पे तो मैंने सोचा नहीं था कि मैं भावुक हो जाऊंगी, लेकिन मुझे क्या लगता है कि चूंकि पापा का जन्मदिन है तो एक दो उनकी मज़ेदार कविताएं सुनाती हूँ आपको, जो उन्होंने बच्चों से वो बहुत प्यार करते थे और हमारा बचपन उनसे ये कविताएं सुनते हुए बीता है। तो मैं सोच रही हूँ कि इसका अंत थोड़ा सा पापा की मज़ेदार 2-3 कविताओं के साथ होगा तो अच्छा लगेगा। तो मैं कुछ उनका ये जो तुम भी आना करके एक उनका बच्चों की कविताओं का संग्रह है, और ये जो कविता है उन्होंने ऐसों के लिए लिखी है कि बहुत सारे लोग हम में से रिलेट कर पाएंगे, है ना। करना है 10 दिन में काम, हाँ हाँ बोले टालू राम। हमने कहा समझ लो काम, बोले कभी समझ लेंगे। हमने कहा करोगे कब, बोले जब चाहोगे तब। पर पहले समझोगे तो, बोले तभी समझ लेंगे। जैसे तैसे समझा काम, 10वें दिन हम उनका नाम पूछ पूछ के मार तमाम। लौटे जब थक कर के शाम, घर के आगे टालू राम। बोले भैया जय जय राम। हमने कहा हो गया काम, फौरन बोले कैसा काम। हमने कहा अरे वो काम, बोले अच्छा अच्छा वो, भूल रहा हूँ क्या था काम। हमने याद दिलाया काम, बोले दिल से टालू राम। कर देंगे हाँ कर देंगे। फिर से 10 दिन गुजर गए 10 दिन फिर से। हम गुस्से में भरे हुए उनके आगे खड़े हुए। हमने कहा हो गया काम, बोले 10 दिन तो हो लें। हमने कहा हो चुके हैं, बोले अभी और होंगे। और हंस पड़े टालू राम, उनने जाने कितने काम इसी तरह से किए तमाम। ये मुझे पापा की, और ये पापा बहुत मज़े में ये कविता सुनाते थे और मतलब मुझे अभी तक उनका चेहरा याद आता है कि वो कैसे सुनाते थे। और मुझे एक कविता और मैं सुनाती हूँ, ये भी वो बहुत मज़े में सुनाते थे और मैं तो मतलब नहीं वैसा पढ़ पाऊंगी, लेकिन फिर भी। अरे गिरने को है पानी, नंगे निकल पड़े गलियों में करने शैतानी। बूंदें गिरी अंधेरा छाया बिजली चमकानी। इतनी ठंडी हवा से हर के नानी चिल्लानी। बुलाओ बच्चों को भीतर गिरेगा जोरों का पानी। ना मानी बच्चों ने दौड़े उनकी ना मानी। बादल काले घने घुमड़ते उमड़े अवदानी। झमाझम पूरी बस्ती पर गिरा पानी गिरा पानी। लहर गलियों में लहरानी, कमर तक डूब गए नंगे। तैरने में अब आसानी, तैरते चले गए नाके। वहां से घंटा घर आके सड़क की बड़ी नदी में बड़े, जहां आधे तक डूबे खड़े। सांड गुस्से में अभिमानी, वहां से मुड़े घरों की ओर। अंधेरा फैल गया घनघोर, द्वार पे खड़ी खड़ी नानी नाम ले ले के चिल्लानी। किनारे लगे हुए बच्चे डरे कि मारेंगी नानी। मगर वह गुस्से में बोली साथ मुझको भी ले जाते। कहा भोलू ने बूढ़ी हो तुनक के नानी बरसानी। अगर रास्ते में थक जाती तैर के वापस आ जाती। रात भर बादल करते रहे साथ धरती के मनमानी। गिरा पानी गिरा पानी। एक कविता और है जो पापा की मुझे बहुत सुंदर, सारी कविताएं बच्चों की बहुत मुझे अच्छी लगती हैं, लेकिन एक कविता और जो वो बहुत, जब हम कुछ उल्टा सीधा काम करें तो याद आती है कि पापा की वो कविता। एक मिनट, मुझे असल में इस पे निशान लगा लेना चाहिए था, लेकिन एक मिनट, इसमें है भी या नहीं।
हाँ, इसका शीर्षक है तुम कौन हो मैं हूं कौन। तुम हो कौन मैं हूं कौन। तुमने काटे पेड़ समूचा जंगल काटा, भरी धूप में छीना अपनी माँ का छाता। मैंने अपने घर के आगे पेड़ लगाया, बोलो बोलो तुम हो कौन मैं हूं कौन। तुमने उड़ती चिड़िया मारी, कुछ भी ना कर पाई बेचारी। मैंने उसके बच्चों का घोंसला बनाया, खूब सजाया, बोलो बोलो तुम हो कौन मैं हूं कौन। तुमने गाली देना सीखा, उसको गाली जो भी दिखा। मैंने अपना खुला खुला घर बार बसाया, सबे बुलाया, बोलो बोलो तुम हो कौन मैं हूं कौन। तुमने फूल सूंघ के फेंका, बोले अगर गधे सा रेका। मैंने स्वर संगीत बनाया, खूब सजाया, बोलो बोलो तुम हो कौन मैं हूं कौन। तो ये पापा की कुछ कविताएं थी, क्योंकि मुझे लगा जिस नोट पे हम बात खत्म कर रहे थे वहाँ नहीं खत्म होनी चाहिए। बहुत सुंदर दिन है और बस। तो दोस्तों बहुत सारा शुक्रिया सबने सुना, आगे भी जो लोग सुनेंगे। और पापा का जन्मदिन इससे सुंदर नहीं बन सकता था। तो सारे लोगों ने मिलकर जनसुलभ पुस्तकालय, अर्पण जी, शंपा दी, बहुत लोग जिनका मतलब क्या ही नाम, लूराम कुमार चाचा, शाह साहब, ऐसी अनिरुद्ध, और घर के मेरे लोग, मेरी बुआएं, मेरी मम्मी, सब लोग, प्रयाग जी, सब लोगों ने इतना सुंदर बोला है इसमें। और बहुत ही एक जिसको कहना चाहिए बहुत सारी भावनाओं से भरा हुआ जन्मदिन है, और जिसे हम लोग आगे भी बहुत दिनों तक अब मनाते रहेंगे, क्योंकि ये सारे दिन बहुत दिनों तक साथ में रहने वाले हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।